पिछले क्लास में हम लोग सैम्पल स्पेस, आउटकम, सैम्पल पॉइंट्स, इवेंट्स और अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के बारे में पढ़े थे। उसमें अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ये सब कवर किए थे। डिफरेंस ऑफ इवेंट नेक्स्ट क्लास में बताने वाले थे। डिफरेंस ऑफ इवेंट्स में ए माइनस बी माने ए माइनस बी का मतलब ये जो दो इवेंट के बीच का डिफरेंस है वो क्या है? दैट इज़ द इवेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स दैट बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि जो आउटकम है हमारा वो सैम्पल स्पेस का एलिमेंट है सच दैट जो आउटकम है वो ए को तो बिलोंग करता है लेकिन बट इट डज नॉट बिलोंग टू बी। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 है और b इज़ इक्वल टू 3 4 5 6 है, तब a माइनस बी क्या होगा? ये पूरा माइनस ये करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ ये बचेगा, जो कॉमन वाला पार्ट है वो हट जाएगा क्योंकि a में से b को हटाना है, तो जो भी चीज़ b का यहाँ पे है वो हट जाएगा। तो क्या हुआ अल्टीमेटली कि सारे आउटकम्स जो a को बिलोंग करते हैं लेकिन b को नहीं बिलोंग करते, वो हो गया डिफरेंस। और एक है जनरलाइजेशन ऑफ मैनी इवेंट्स। मैंने से सेम ऑपरेशन मतलब दो इवेंट्स के बीच में से एक इवेंट और दो इवेंट के बीच में हम इंटरसेक्शन या यूनियन ये कर रहे हैं। अब अगर मल्टीपल इवेंट्स हों उनका यूनियन हमें करना, जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे करके AN तक इवेंट है, ठीक है। और इनमें हमें देखना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकर्स। पिछले क्लास में दो चीज़ हम बोले थे कि इसको देखो और लिखो सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर सकें। एक सिंबल हमने ऐसे बनाया था AI, तो N हमारा नंबर ऑफ़ ट्रायल्स था, नंबर ऑफ़ इवेंट था, A1 A2 A3 A4 A5 AN। I हमारा पहला A1 है और AI लिखने का मतलब है A1 A2 A3 सबका ये यूनियन बता रहा है, ठीक है। और इंटरसेक्शन का हमने ऐसे उल्टा करके लिखा था। एक ये बताया था। एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमने कहा था कि अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकर्स लिखा है तो ये यूनियन है, और अगर ऑल ऑफ देम ऑकर्स टुगेदर है तो वो इंटरसेक्शन है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो हम बोले थे क्लियरली कि एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकर्स मतलब यूनियन होता है और ऑल ऑफ देम ऑकर्स माने इंटरसेक्शन होता है। क्योंकि जब भी हम सेट का एग्जांपल, ये ट्रिकी इसलिए लगता है सुनने में कि सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इंटरसेक्शन होना चाहिए और ऑल ऑफ देम में यूनियन होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सेट सॉल्व करते हैं तो यूनियन में हम सबको एक साथ लिखते हैं, जैसे 1 2 3 अगर एक इवेंट है और अगर दूसरा इवेंट 3 4 5 है, मतलब अगर एक सेट इवेंट नहीं बोलते, सेट बोलते हैं। एक सेट अगर 1 2 3 है और एक सेट अगर 3 4 5 है, इन दैट केस जब हम यूनियन करते हैं तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, सबको एक साथ लिख देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? और एग्जाम्पल देखिए भी हम ऐसे ही समझा रहे हैं, लेकिन मतलब आगे जब भी हम कोई एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा है। बट और इंटरसेक्शन में भी हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो उन दोनों में कॉमन होता है सिर्फ वो पार्ट हम लिखते हैं। अगर इंटरसेक्शन होगा तो
सिर्फ 3 आएगा। यही बात है ना, ये हमें यूनियन के साइन और इंटरसेक्शन के साइन से हमें पता है कि ये करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऑल ऑफ देम ऑकर्स बोल रहे हैं तो यूनियन होना चाहिए, ना कि इंटरसेक्शन। लेकिन वो सेट की बात है, हम यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अगर एक डाइस रोल किया गया और एक इवेंट को मैंने माना कि वो इवन नंबर शो कर रहा है, और एक इवेंट को मैंने माना कि वो ऑड नंबर शो कर रहा है, नहीं वेट 6, ठीक है, एक इवेंट में सपोज आया और दूसरे इवेंट में 3 से ग्रेटर, मतलब से एक डाइस को हमने रोल किया तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई नंबर आ सकता है। तो ए ऐसा इवेंट है जो हमारा इवन नंबर शो कर रहा है, और बी ऐसा इवेंट है जो हमें ग्रेटर देन 3 शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 है वो कहाँ से आया, ए से, सिर्फ ए से। 5 कहाँ से आया, सिर्फ बी से, है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी टर्म में अगर हम बात करें, इसका मतलब है कि जो चांस है, आउटकम का जो चांस है वो इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, या इन दोनों में एक साथ भी है, दिस और दिस। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपन्स, जब हम कहते हैं ना एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट हैपन्स, तो वो इसमें कहते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है इसमें का, अगर हम 2 की बात करें तो वो इस इवेंट का भी हो सकता है, 5 की बात करें तो इस इवेंट का भी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई नंबर हो सकता है जैसे 4 जो दोनों में बिलोंग कर रहा है, ए में भी और बी में भी। सो इन एनी केस प्रोबेबिलिटी किसी एक में हो सकती, किसी भी एक में हो सकती है। अगर हम किसकी बात कर रहे थे, सॉरी यूनियन की जब बात कर रहे थे, तो यूनियन का मतलब हुआ कि एटलीस्ट 1 हैपन्स, उसको हम यूनियन कहते हैं ना जब इवेंट की बात कर रहे होते। तो यही कन्फ्यूजन था कि एटलीस्ट 1 हैपन्स को यूनियन क्यों कह रहे हैं, इंटरसेक्शन से क्यों नहीं डिनोट कर रहे हैं। तो इसीलिए कि जब हम एग्जांपल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आ सकते थे। हमने 2 इवेंट बनाया, इवेंट 1 इवेंट 2। इवेंट 1 हमने बनाया कि ऑल इवन नंबर्स, इवेंट 2 हमने बनाया कि वो सारे नंबर जो 3 से ग्रेटर हो। तो ये हमारा 2 इवेंट बनकर तैयार हो गया। इन दोनों का यूनियन जब हम करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। तो इस यूनियन का मतलब है एटलीस्ट 1 हैपन। ये कहना क्या चाहता है कि जो चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी है 2 आने का वो ये ए में है, एटलीस्ट 1 है मतलब ए में है ना, या सिर्फ ए में, 5 आने का सिर्फ बी में, और 4 आने का दोनों में। तो इसीलिए हम और लिखते हैं, जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो आउटकम को हम क्या कहते हैं कि इज़ एन एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस सच दैट ये दिस बिलोंग्स टू ए और दिस बिलोंग्स टू बी। और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो और की जगह पे एंड लिखते हैं। आई होप अभी थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में एक और चीज़ हम देखेंगे, वो है सबसेट रिलेशन। ये तुम लोग को पहले से पता है सबसेट क्या होता है। जैसे अगर हम बोले ये साइन लगा के दें तो क्या हो जाएगा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है कि जब भी ए इवेंट ऑकर करेगा बी इवेंट भी ऑकर करेगा, जब भी ए इवेंट ऑकर करेगा बी इवेंट भी ऑकर करेगा, क्योंकि सारा का सारा जो
इवेंट ए का एलिमेंट है वो ऑलरेडी बी के अंदर है। तो अगर ए ऑकर करेगा तो इसका क्या मतलब है, बी के अंदर जो वो एलिमेंट है जो ए है वो ऑकर कर। एग्जाम्पल लेके बताते हैं। सपोज ए ने डाइस रोल करने पे ए आया 2, ठीक है, सिर्फ 2 आया, और बी आया, बी हमारा इवेंट है, ए इवेंट है हमारा 2 और बी इवेंट है हमारा रोलिंग इवन नंबर। इवन नंबर में हमारा 2 4 6 आ गया। तो ये जो हमारा इवेंट है बी, इसमें 2 है 4 है 6 है। जो हमारा इवेंट है वो सिर्फ 2 है, मतलब जो बी के एलिमेंट्स हैं उसमें भी 2 है और ये 2 क्या है, ए का एलिमेंट है। तो जब जब ए इवेंट ऑकर करेगा तब तब बी का ये 2 ऑकर करेगा। और बी क्या है, बी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स भी हैं और जो ए में नहीं है वो एलिमेंट्स भी हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ए क्या है, ए में सिर्फ 2 है जो सिर्फ ए का एलिमेंट है, ठीक है। तो हम ए को बी के घर में ले आएंगे। सपोज़ कि ए हमारा एक घर है जिसकी वैल्यू 2 है और बी हमारा एक घर है जिसकी वैल्यू 2 4 6 है। ए को हम बी के अंदर ले आएंगे। ये जो 2 है वो ए ही तो है, तो ए हमारा बी के अंदर भी है, बी का पार्ट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, या इसको दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। बी ए का मालिक है, ए बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, और ए बी का गुलाम है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फिर आता है हमारा इक्वलिटी ऑफ इवेंट, ये हम लोग कर चुके हैं। ए इज इक्वल टू बी, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। फिर हमारा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसको हमने कहा था कि एक साथ दोनों ऑकर नहीं कर सकता। अगर एक कॉइन हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा। इसको हम यहीं पे छोड़ दिए थे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमको ऐड ऑन करना था। ऐड ऑन क्या करना था मैं बताती हूँ कि अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या हुआ, एक बार हमने टॉस किया तो एच आया, दूसरी बार टॉस किया टी आया, दोनों एक साथ नहीं आया। तो जो भी चीज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, जब हम उसका यूनियन करने जाते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। जब भी वो डिसजॉइंट होता है उसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। मतलब अगर ए हमारा एच है, बी हमारा टी है, तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, हेड टेल, और ये ए यूनियन बी के बराबर है। डिसजॉइंट का क्या मतलब है वो थोड़ा और क्लियर करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता मतलब दोनों अलग अलग हो रहा है। सपोज कि हमने जो डाइस रोल किया, इवन नंबर आने का इवेंट हो गया 2 4 6 और बी ऑड नंबर आने का हो गया 1 3 5। तो जब हम इनका यूनियन करेंगे तो अलग बात है, लेकिन जब हम इनका इंटरसेक्शन करने जाएंगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है उसका एम्प्टी सेट, ये वैल्यू आएगा,
है ना। इसका मतलब ये डिसजॉइंट है। इस केस में जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, वो कब होगा, जब एक साथ वो नहीं हो सकता, वो इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तब हम ऐसे ऐड करके लिखते हैं। तब हम क्या करते हैं, प्लस का साइन भी लगा सकते हैं। कहाँ लगाएं, इधर प्लस का साइन भी लगा सकते हैं। तो इसको जब हम प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो हम आगे प्रोबेबिलिटी में देखेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग। ये हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला होगा कि ये और ये जुड़ के ये तो होगा, लेकिन ये दोनों का आपस में एक साथ होने का चांस नहीं रहेगा। या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये यूनियन होगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस शो करता है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये हम लोग क्लास में कर लिए थे। तो ये हमारा अलजेब्रा ऑफ इवेंट फाइनली ख़त्म हो गया। अब क्या आया, अब आया प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आया कि इवेंट को हमने कहा कि वो हमारा सबसेट है सैम्पल स्पेस का। मतलब ई पार्ट है सैम्पल स्पेस का। समझ रहे हो? मतलब जो सैम्पल स्पेस है उसके अंदर इसके अलावा भी और एलिमेंट्स हैं। मतलब जो हमारा सैम्पल स्पेस है उसमें ये सारे इवेंट्स मौजूद हैं। सपोज ये सारे आउटकम्स मौजूद हैं। इवेंट तो वही होगा ना जो जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, कि इसमें से नंबर ऑफ इवन नंबर्स, हमें इवन नंबर चाहिए, तो वो हमारा इवेंट है। तो इवेंट सबसेट तो है सैम्पल स्पेस का, लेकिन सैम्पल स्पेस में और भी सेट्स मौजूद हैं इवेंट के अलावा। तो हम अब किसी भी सेट को, इस सैम्पल स्पेस के अंदर किसी भी सेट को तो इवेंट बोलेंगे नहीं। अब बीच में स्पेस ही ख़त्म हो गया, 12 मिनट का और बचा है। तो हम कहाँ थे, इवेंट हाँ। तो सैम्पल स्पेस में बहुत सारे सबसेट्स मौजूद हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि इवेंट हमारे सैम्पल स्पेस का सबसेट है, तो वो इवेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उसके रूल्स 2-3 रूल दिए गए हैं जिन्हें हम एक्सियम्स बोलते हैं। ये क्यों दिए गए हैं? सो दैट जो हमारा कलेक्शन ऑफ इवेंट है, इसमें बहुत सारे सबसेट्स हैं, उसमें कोई एक पर्टिकुलर इवेंट भी मौजूद है और इवेंट्स का ग्रुप भी मौजूद है। ठीक है, तो हम एक्सियम्स क्यों दे रहे हैं, रूल क्यों दे रहे हैं? सो दैट जो हमारा इवेंट है वो पहले तो कंसिस्टेंट रहे, स्ट्रक्चर्ड रहे, है कि नहीं। और वो होने के लिए ज़रूरी है कि जो हम कुछ रूल्स सेट कर रहे हैं वो सेटिस्फाई करे, या उन रूल्स को वो मीट करे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ द सैम्पल स्पेस दैट सेटिस्फाइज दीज रूल्स, जो अभी हम बताएंगे, दीज रूल्स, इनको हम क्या कहेंगे, इनका एक नाम होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ सैम्पल स्पेस दैट सेटिस्फाई, सैम्पल स्पेस के कलेक्शंस
वो कलेक्शन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो कलेक्शंस जो इन रूल को सेटिस्फाई कर दें। बैटरी भी कम हो गया क्या? जो इन रूल्स को सेटिस्फाई कर दे उन्हें हम कहेंगे फैमिली ऑफ इवेंट्स। वो हमारे इस सारे रूल की परीक्षाओं में खरे उतर गए, तो अब वो हमारे इवेंट में शामिल हो सकते हैं, हमारे इवेंट के परिवार में शामिल हो सकते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे फैमिली ऑफ इवेंट्स, फील्ड ऑफ इवेंट्स या अलजेब्रा ऑफ सेट। उन्हें हम एफ से, ए से, किसी एक स्क्रिप्ट से शो करेंगे। तो सपोज़ एफ़ स्क्रिप्ट से हम शो करेंगे। तो ये एफ़ क्या है, जब हम बोलते हैं तो ब्लैक बोर्ड ने जब हम लिख रहे थे तो हम फैमिली ऑफ इवेंट्स और अलजेब्रा बोल रहे थे, क्योंकि दोनों बोल रहे थे। तो कोई पूछा हमसे कि मैम ये एफ़ है क्या, तो एफ़ यही है। एफ़ वो सेट ऑफ इवेंट है जो इन एग्जाम्स की परीक्षा में खरा उतरा, इस कैटेगरी को उसने पार किया। तो कैटेगरी है क्या, वो 3 रूल है, 3 कैटेगरी है। पहला रूल ये है कि हर फैमिली ऑफ इवेंट्स में एक एलिमेंट होना ही चाहिए, और वो एलिमेंट है एम्प्टी सेट, 5 एम्प्टी, हाँ। और दूसरा, जब भी कोई इवेंट या नंबर ऑफ इवेंट्स उस फैमिली ऑफ अलजेब्रा का इवेंट बन जाते हैं, जब भी कोई इवेंट इस फैमिली ऑफ अलजेब्रा में प्रेजेंट होता है, तो ये ज़रूरी है कि उसका कॉम्प्लीमेंट भी वो अलजेब्रा के सेट का फैमिली ऑफ इवेंट का पार्ट हो। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट वो फैमिली ऑफ इवेंट में है, प्रेजेंट है, उस फैमिली ऑफ इवेंट में 2 इवेंट प्रेजेंट है, इसमें एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बट जनरली हम क्योंकि अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो एक हम नहीं लेते, क्योंकि अलजेब्रा का मतलब ही होता है कि हम उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब कॉम्प्लीमेंट, इन सब को लेके चल रहे होते हैं। तो जब पार्ट होते हैं तो जो उनका यूनियन है, एक भी हो सकता है, सॉरी, जब ए पार्ट है तो एक कॉम्प्लीमेंट भी तो पार्ट है। 1, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ सपोज़ 2 का एग्जांपल दिया है कि अगर ए और बी एलिमेंट है एफ़ के, तो ए यूनियन बी भी एलिमेंट होगा वो फैमिली ऑफ इवेंट का। ठीक है, तो मैंने क्या हुआ कि ये जो अलजेब्रा है इवेंट का, वो क्या चीज़ कह रहा है? अलजेब्रा ऑफ सेट जो है, फैमिली ऑफ इवेंट जो है, वो क्या है? वो एक तो कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस हुआ। दूसरा, वो कभी भी इसको नहीं छोड़ता, ये इम्पॉसिबल इवेंट। सेट में हम इसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं, और इधर हम इसे कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो इसको कभी नहीं छोड़ता, इसको साथ में लिए रहता है, ये रूल हुआ। और एक क्या हो गया कि हमेशा यूनियन को दिस अलजेब्रा ऑफ सेट, फैमिली सेट, ये कंटेन्स यूनियंस, और यूनियन कर रहा है तो इंटरसेक्शन भी कंटेन करेगा ही। ठीक है, अब क्या होगा कि सपोज़ अगर हम प्रैक्टिस में, रियल लाइफ में, या फिर सॉल्यूशन में जब सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है कि इवेंट 1 या 2 ना हो, लेकिन बहुत सारे फाइनाइट इवेंट्स। अच्छा, फाइनाइट इनफाइनाइट से बता दूँ मैं कि जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं, उसमें हम फाइनाइट इवेंट्स को लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में
हम फाइनाइट इवेंट को लेते हैं, एक और टर्म होता है, उसका नाम होता है सिग्मा अलजेब्रा। जब भी आजकल रील वगैरह चल रहा है तो सिग्मा मतलब बेटर होता है, सिग्मा मेल, जो मेरा भाई खुद को समझता है और हमें बार बार बताता है कि आई एम सिग्मा सिग्मा वट एवर दैट इज़। तो सिग्मा इज़ सपोज टू बी बेटर, सो अलजेब्रा इज़ गुड, अलजेब्रा ऑफ सेट इज़ गुड, इसने इतने सारे रूल्स बताए तो इट इज़ गुड, लेकिन दिस इज़ बेटर। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स बताए इन्होंने फाइनाइट इवेंट्स के लिए बताए, है ना। तो जब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे उसमें हमने क्लासिकल और क्लासिकल और लिमिट्स ऑफ क्लासिकल, जब हम ये पढ़ रहे थे तब हमने क्या कहा था कि जिससे प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी के बोला था कि क्या होता है, हम नंबर ऑफ़ ट्रायल्स लेते हैं और फेवरेबल जो हमें चाहिए, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स नीचे और फेवरेबल आउटकम ऊपर, ऐसे करके हम अपना प्रोबेबिलिटी चांस निकालते हैं। लेकिन लिमिट हमने क्यों लगाया था, हमने कहा था कि रियल वर्ल्ड में हो सकता है कि इतना होल नंबर वाइज क्वेश्चन ना हो, मतलब होल नंबर वाइज आउटकम ना हो कि जो 1 2 3 4 पे खरे उतरे, हो सकता है कि बहुत सारे काउंटेबल इनफाइनाइट टाइप की सिचुएशन हो जहाँ पे जो सारे आउटकम्स हैं वो इतने डेंसली पैक्ड हों आपस में कि हमें रेंज निकालना पड़े कि इस रेंज के इस रेंज के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये हमने सैम्पल स्पेस का टाइप पढ़ते समय भी हमने ये समझा था। तो इस तरीके का जो काउंटेबल इनफाइनाइट वाली सिचुएशन होती है उसको इंक्लूड करता है सिग्मा अलजेब्रा। इसीलिए जब हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात करते हैं तो उसमें हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, लेकिन जब सिग्मा वाली बात आती है तो ये ऐसे काउंट, ये इनफाइनाइट लिमिट को शो नहीं कर रहा कि लिमिट या ऐसा कुछ, ये काउंटेबल इनफाइनाइट को शो कर, ऐसा साइन अलग अलग हो जाता है। अब जैसे शुरू में हमने कहा ना कि अगर दो कोई एलिमेंट, इस केस में हमने कहा कि दो कोई एलिमेंट अगर वो अलजेब्रा ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ इवेंट्स को बिलोंग करता है तो इनका यूनियन भी बिलोंग करेगा, एक आ था। लेकिन अब अगर नंबर ऑफ़ इवेंट्स 2 से ज़्यादा है, उस केस में हमें बोलना है कि ये बिलोंग करता है फैमिली ऑफ सेट्स में। जब इन दोनों का कर रहा है तो इसका भी करता है, सही बात है। तो इसको बताने के लिए, मतलब ये सारे यूनियंस को साथ में जोड़ने के लिए, इतने सारे यूनियंस को एक साथ जोड़ने के लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करके इस रिज़ल्ट तक जो हमें पहुंचाता है उसका नाम होता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस, इसके बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, ये मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं ज़्यादा डिटेल में। हमें बस इतना ही समझना है कि ओवर कि अच्छा ऐसे होता है, ये इवेंट्स होते हैं, अगर हमें इनका यूनियन चाहिए तो हम, ये यूनियन होता है और ये पहुंचने का ज़रिया होता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस कुछ नहीं बताता, सिर्फ यही बताता है कि सपोज़ n के लिए, n हमारा सपोज़ 1 है, 2 है, 3 है, n हमारा k है। तो n k के लिए, n अगर हमारा k हो जाए सपोज़, और हम बोलें कि ये बिलोंग करता है f को, जो कि n कोई एलिमेंट है ना उसमें n हम k ले लिए, वो f को बिलोंग करता है, ठीक है। वो अगर f को बिलोंग करता है तो फिर हम बोलेंगे k+1 ये भी f को बिलोंग करता है।
फिर k का और k+1 का हम यूनियन करा के बोलेंगे कि जब k+1 और k ये दोनों f को बिलोंग करता है तो इनका यूनियन भी f को बिलोंग करता है, तो ओवरऑल रिज़ल्ट ये आता है। तो इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये डोमिनो इफ़ेक्ट की तरह काम करता है। डोमिनो इफ़ेक्ट होता है हमारा कि अगर बहुत सारे साइकिल खड़ी है 1 2 3 4 और पहले साइकिल को मैंने धक्का दे दिया तो वो सारी साइकिल को गिरा देगी, ठीक है। तो इसमें दिमाग न लगाते हुए बस इतना समझने की ज़रूरत है कि जब हम सारे इवेंट्स का यूनियन निकाल के यहाँ पहुँच कहते हैं कि इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ इवेंट्स, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे इंडक्टिव हाइपोथेसिस यूज़ हुआ है। अब हम ये मान चुके हैं कि ये हुआ है, तो हमने डी मॉर्गन नाम का एक रूल पढ़ा था कल क्लास में। ये क्या होता है, इसको अच्छे से लिख के कॉपी में नोट बना लेना। ये हमने 2-3 बार इसका जिक्र किया। तो डी मॉर्गन रूल के हिसाब से अगर ए मतलब डी मॉर्गन रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी इवेंट है ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका क्या मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इन सब का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब क्योंकि ए और बी हमारा फैमिली ऑफ इवेंट्स है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारा फैमिली ऑफ इवेंट्स है, तब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन भी हमारा फैमिली ऑफ इवेंट्स है, तब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट भी हमारा फैमिली ऑफ इवेंट्स है। और डी मॉर्गन के हिसाब से ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी के। तो हम ये भी कह सकते हैं, तब हमारा ये वाला आ गया ना कि ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ, माने ये सिग्रा अलजेब्रा के 2-3 रूल हैं, ये भी ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ने, बट रूल सिग्मा अलजेब्रा 2 नंबर में कोई पूछ ले या अलजेब्रा कोई पूछ ले लिखने के लिए। पहला हो गया कि सैम्पल स्पेस यूनिवर्सल सैम्पल स्पेस इज़ इंक्लूडेड इज एलिमेंट ऑफ सिग्मा अलजेब्रा। ये अब ये इसका चेंज कर देते हैं साइन, अब ये सिग्मा अलजेब्रा है। दूसरा हो गया, अगर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सिग्मा अलजेब्रा को तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करेगा। और A1 A2 AN इसका यूनियन भी बिलोंग करेगा, मतलब अब ये ऊपर इनफाइनाइट का साइन आ जाएगा और एक इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। एफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे अच्छा सैम्पल स्पेस का कॉम्प्लीमेंट अगर कोई कर दे तो वो क्या होगा, सैम्पल अगर ये यूनिवर्सल सेट है सैम्पल स्पेस और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या निकलेगा, ये, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो अलजेब्रा ऑफ इवेंट था उसको हम ज़रा प्रोबेबिलिटिकल टर्म्स में लिखेंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे। हमने अभी इवेंट्स की बात की है, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बता रहा है कि हाउ लाइकली कोई इवेंट ऑकर करेगा, उस इवेंट के ऑकर करने का चांस क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कोई भी इवेंट के ऑकर करने का चांस क्या होगा ये हम प्रोबेबिलिटी से देखते हैं। तो पहले हम इवेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमारा इवेंट है, फिर उसमें हम प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं, देन वी असाइन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे अगर मेरा कोई इवेंट है ए, वही सपोज इवन नंबर व्हेन डाइस इज़ रोल्ड, तो
अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी असाइन करके उसको लिखेंगे PA करके, ठीक है। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, इसको हमें समझने के लिए क्या करना होगा कि दो तीन रूल्स को अगेन हमें नोट डाउन करना होगा। कि पहले तो प्रोबेबिलिटी किस पे डिफ़ाइन करें, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, इवेंट की निकालेंगे। वो इवेंट सबसेट है किसका, सैम्पल स्पेस का। तो प्रोबेबिलिटी इज़ डिफाइंड हियर, प्रोबेबिलिटी इज़ डिफाइंड ओवर सैम्पल स्पेस विच, क्योंकि सैम्पल स्पेस सारे पॉसिबल आउटकम्स का ग्रुप है ना, सेकेंड क्लास में हमने ये तो समझा था। तो विच कंटेन्स all possible outcomes of an experiment, ठीक है। अब ये बताने के लिए हम लेके आए हैं postulates, rules of probability for finite set of events। पहला है हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी होने का जो मतलब कोई भी इवेंट ऑकर करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, वो 0 हो सकता है। इम्पॉसिबल इवेंट हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा, PS इज इक्वल टू 1, माने पूरा एंटायर सैंपल का जब हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होगा, तो कुछ होना है, उसका ऑकरेंस हम ले सकते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल इवेंट के अंडर नहीं आता, उसके होने की संभावना है, वो आउटकम है उस सैम्पल स्पेस में। तो उस सैम्पल स्पेस का जब हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो वो 1 होना चाहिए। 0 से 1 के बीच में होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। तीसरा, एडिटिव फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, माने अगर A1, A2, A3 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक साथ नहीं हो सकते हैं, जैसे पीछे हमने एक्सप्लेन। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, स्पेस पे 3 मिनट का बचा है, नेवर माइंड। कैन नॉट हैपन, एक साथ नहीं हो सकता। तो ऐसे हो गया PA1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 इज इक्वल टू PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया। अब एक एग्जांपल करते हैं। जैसे सपोज़ कि 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम है हमारे पास ABCD, ठीक है। हमने असाइन किया प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.12, PB इज इक्वल टू 0.63, PC इज इक्वल टू 0.45, PD इज इक्वल टू 0.20। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब अब इसका जैसे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अभी इसका हमें एडिशन करना है। तो आएगा 5, 5, 10, 1, 6, 7, 11, सही जोड़े ना, गलत जोड़े? क्या जोड़े हम? ओ सॉरी, जोड़ेंगे नहीं, हमें क्या बताना है, हमें पोस्टुलेट को डिस्क्राइब करना है। सपोज़ ये सारी प्रोबेबिलिटी है और इसमें से एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है -0.20। ये निगेटिव हो गया तो
ये प्रोबेबिलिटी कैन नॉट हैपन। एक ये हो गया। दूसरा, सपोज सम ऑफ सारे प्रोबेबिलिटीज़, सैम्पल स्पेस में जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन सबको अगर हम ऐड करते तो उसकी वैल्यू अगर 1 नहीं आई तो वो प्रोबेबिलिटी भी नहीं हो सकती, वो आना चाहिए। एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, स्पेस बचा नहीं, क्लास में पढ़ेंगे।